ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ में इसका मैं आरंभ करता हूँ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्क्रीन कहाँ चलेगी भाई? स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? ओके। हाँ जी सर, दिख रही है स्क्रीन बहुत अच्छी। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे थे, पूर्व प्रधानमंत्री। वो उनकी राजनीतिक से नहीं, वो एक कवि भी थे। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी कि कैसा हो घर का वास्तु। तो बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं कोई डेमो क्लास करता हूँ, आरंभ करता हूँ, तो ये कविता जरूर एक बार पढ़ता हूँ। तो एक बार इस कविता को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैसा हो घर का वास्तु, स्वर्गीय अटल जी की ज़बानी। मैं हनी मैडम से प्रार्थना करूंगा कि एक बार आप कितना भी दूर हो उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत, आसमान भी साफ हो तो एक पतंग आसमान पे चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेच भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। अब आप गौर कीजिए इस कविता में क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सूरज, छत, तारे, चांद, पास पड़ोस, मिलना जुलना, बारिश, उछल कूद, भीगने देना, कागज की कश्ती, फुर्सत, पतंग आसमान में चलाना, पेच लड़ाना, ये पेड़, पक्षी, तो ये खुलकर हंसना, ये सब क्या बता रहा है? वास्तु क्या हो सकता है? क्या होगा वास्तु? आप, मैं चाहता हूं आप में से कोई अगर इस पर रोशनी डाल सके कि वास्तु क्या है। वास्तु, अब क्या क्या समझते हो कि वास्तु क्या होगा? और हमने इस कविता को यहाँ स्थान क्यों दिया? सूरज, चांद, तारे, पक्षी, हंसना। वास्तव में वास्तु यही है, प्रकृति के साथ तालमेल बना करके जीना। प्रकृति में 5 तत्व हैं जी, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। इनके साथ इनका बैलेंस बना के चलना, इनका संतुलन बनाना। वास्तव में वास्तु यही है जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वास्तु के इस कोर्स में यही बातें की जाएंगी जी। हम कोई काली पीली टेप लगाना कभी नहीं बताएंगे, है ना।
टेप लगा के, ये ऐसा कभी भी नहीं होगा, दिशाएं बदल ही नहीं सकती। मैं कई बार टीवी यूट्यूब पर देखता हूँ, कई विद्वान दावा कर रहे होते हैं कि हम आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति बदल देंगे। हो ही नहीं सकता। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली के अष्टम में बैठ गया तो बैठ ही गया, सारी जिंदगी उसको कोई हटा नहीं सकता। ठीक है ना। और ऐसे ही अब उसको तो नहीं बदल सकते हम किसी भी हालत में, लेकिन वास्तु एक ऐसी चीज है कि जिसमें छोटे मोटे सुधार करके हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे, इसी को समझेंगे आने वाली इन क्लासेस में। जब कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसके मन में 3 बातें होती हैं। पहला, वो जानना चाहता है कि मुझे बीमारी क्या है। दूसरा, ये बीमारी किस कारण से हुई है। और तीसरा, इस बीमारी को ठीक कैसे करें। यही है जी। इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं आप? ठीक ऐसे ही जब किसी वास्तु विशेषज्ञ के पास कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसके मन में भी 3 ही सवाल होते हैं कि मेरे घर में कौन कौन से वास्तु दोष हैं, इन दोषों से क्या क्या परेशानियां उत्पन्न हुई हैं या हो सकती हैं, इनको ठीक करने के क्या उपाय हैं। हम इस कोर्स में, इन क्लासेस में वैदिक वास्तु को, यानी कि वो वास्तु जो विश्वकर्मा प्रकाश में बताया गया है, जो वास्तु मयमतम में बताया गया है, जो वास्तु नारद पुराण में बताया गया है, मूर्त चिंतामणि में भी बहुत कुछ बताया गया, इस वास्तु पर हम चर्चा करेंगे। हम इन क्लासेस में फेंग शुई, किसी चाइनीज विद्या या किसी भी विदेशी विद्या को मिक्सिंग नहीं करेंगे। तो ये शुद्ध वैदिक वास्तु है, इसी पर रहेगा। जो हमारे क्लासिकल्स में जो बताया गया है उसी को हम सीखने का प्रयास करेंगे। वास्तु के नियम घर की खुशहाली के लिए, बस एक ये बात हमेशा याद रखना, हमारा काम है खुशहाल रहना, और खुशहाल और खुश रहने की के जो उपाय हैं उस पर लोगों को सलाह देना। जो आपकी इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर जिसे बोलते हो या इंटीरियर बोलते हो, इसका वैदिक ज्ञान, यानी कि इसको अपने जीवन के साथ संतुलन बिठा के, बैलेंस बना करके खुशी खुशी जीना, यही वास्तु ज्ञान है। वास्तु शब्द 2 शब्दों की संधि से बना है। एक, वस जमा तू वास्तु। मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग बंद है क्या? चल रही है भाई, क्या दिक्कत? चल रही है। वस, वास्तु यानी कि रहने का स्थान। तो रहने का स्थान, इसी पर हम बात करने वाले हैं इस कोर्स में। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रकृति में 5 तत्व है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। इनको बैलेंस करना, इनके अनुकूल जीना ही वास्तु है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है, ये नीले रंग से जल दिखाया गया है। सूर्य को अग्नि रूप मान लीजिए, अग्नि के रूप में सूर्य इस जल को अवशोषित करता है, इसको मतलब खींचता है, वेपोराइज करता है। आकाश, इस वेपोराइज जो बनता है बादल, इसको आकाश अपने यहाँ स्थान देता है। वायु इस बादल को धक्का मारती है, आपस में टकरा देती है, कभी पर्वतों से तो कभी आपस में, वो फिर वर्षा करते हैं। वर्षा करके जल पृथ्वी पर आ जाता है, फिर वही जल दोबारा वाष्पीकृत होता है। ये वाटर साइकिल है जो चलता ही आ रहा है और चलता ही रहेगा। 5 तत्व इसमें शामिल हो रहे हैं, जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। अब देखिए, ये 5 तत्व और कहाँ कहाँ हमारे को दिखाई देते हैं। हमारा सभी का जन्म जो है वो जल से होता है। माँ के गर्भ में जब हम होते हैं, एक जल की थैली होती है पानी की, जब वो फटती है उसके बाद ही हमारा जन्म होता है। तो जब तक जन्म नहीं होता उसी पानी की थैली में हम सभी रहते हैं। ये कीट पतंगे, मच्छर वगैरह भी जल से उत्पन्न होते हैं। जो जीव स्तनधारी नहीं है, जो जीव अंडज जिसको बोला जाता है, जिनके पंख होते हैं, ये अंडे से पैदा होते हैं, और अंडे में भी जल ही भरा होता है, लिक्विड होता है जिसके अंदर वो होता है, जल से उत्पत्ति होती है। यानी कि उत्पत्ति या जन्म जल से होता है। जन्म हो चुका है तो इसको भूतकाल से जोड़ा गया, यानी कि पास्ट से। हम पृथ्वी पर रहते हुए सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये पृथ्वी और वायु, ये वर्तमान है, प्रेजेंट है, चल रहा है। मैंने बताया जल पास्ट है,
वहां से जन्म हुआ। पृथ्वी और वायु प्रेजेंट है, और मृत्यु के बाद में ये शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, अग्नि के हवाले कर देते हैं, जला दिया जाता है। ये अग्नि हमारा भविष्य है। अनेक धर्मों में जमीन में दबाया भी जाता है, वहां भी उसको पंच तत्वों में विलीन ही किया जाता है। धरती की गर्मी से वो शरीर नष्ट हो जाता है। तो ये पांचों तत्व इस प्रकार कार्य करते हैं। जन्म यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल पृथ्वी और वायु, और भविष्य अग्नि है। और आकाश तत्व सब जगह पर मौजूद है। आकाश तत्व इन सभी को अपने में समाये हुए है। ज्योतिष में भी जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि ज्योतिष में 12 राशियां पढ़ते हैं। 12 राशियों को चार तत्वों में बांटा गया है। अग्नि तत्व राशियां मेष, सिंह और धनु है, भविष्य की बात करती हैं। पृथ्वी तत्व राशियां 2, 6 और 10 यानी कि वृषभ, कन्या और मकर हैं। वायु तत्व राशियां मिथुन, तुला और कुंभ है। जल तत्व राशियां 4, 8, 12 यानी कि कैंसर, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये भूत की बात करती हैं। और जब हम चार्ट भी देखते हैं तो जब भी हम वर्तमान की बात करते हैं या भविष्य की बात करते हैं, भूत की बात करते हैं, इन राशियों पर हमारा फोकस रहता है। जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनको ये पता है। यहाँ मैं ज्योतिष नहीं पढ़ा रहा, और ऐसा भी मत मान लेना कि यदि ज्योतिष नहीं आता तो आप वास्तु नहीं सीख पाएंगे। सब चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं तो रिलेट करती हैं। जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनके लिए ज्योतिष और वास्तु का संबंध भी बताऊंगा। ज्योतिष में आपकी कुंडली आपके घर के वास्तु से कैसे मैच करती है, ये भी बात करेंगे। ज्योतिष की अच्छी और बुरी दशाओं को वास्तविक जीवन में वास्तु के माध्यम से कैसे डील किया जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं जिसको एक्टिवेट करने की बात ज़्यादातर योग गुरु या जो योगा वाले क्लासेस वाले वो करते हैं, आध्यात्म वाले भी किया करते हैं। ये जो 7 चक्र हैं इनका संबंध भी इन 5 तत्वों के साथ है। सबसे पहले नीचे मूलाधार चक्र है, उसका संबंध पृथ्वी तत्व से है। स्वादिष्ठान चक्र का संबंध जल चक्र से है। मणिपुर का अग्नि तत्व से, अनाहत चक्र का वायु तत्व से, विशुद्धि चक्र का आकाश तत्व से, और जो बाकी ऊपर के चक्र हैं वो सूक्ष्म है। उनको समझने के लिए किसी योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब आप ये समझ लेंगे तो तब उस पर कभी चर्चा की जा सकती है। तो नीचे के जो 5 चक्रास हैं ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल से संबंधित है, और जो हमारे 5 मुख्य ग्रह हैं उनके साथ भी संबंधित है। 5 ग्रह क्यों कहा, 9 क्यों नहीं कहा? 9 ग्रहों में 2 तो राहु केतु अलग कर दीजिए क्योंकि वो है ही नहीं, है ना, वो एक गणितीय बिंदु है। और सूर्य और चंद्रमा ये प्रकाशित ग्रह हैं, स्वयं प्रकाशित हैं, इनको राजा रानी माना गया है। तो 5 ग्रह बाकी बचते हैं। उन 5 ग्रहों का इन चक्रों के साथ भी संबंध है और इन तत्वों के साथ भी गहरा संबंध है। आवश्यकता हुई तो इस पर भी कभी चर्चा कर लेंगे। अब आ जाते हैं वास्तु के प्लॉट पर। ये सामने आपको एक प्लॉट दिखाई दे रहा है, लाल रंग से दिशाएं लिखी हुई हैं। इसका वास्तु शास्त्र में बहुत महत्व है। ये दिशाएं हम सबको पता है, आप सबको पता है, आप रोज देखते हो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर पश्चिम को वायव्य भी कहते हैं, उत्तर पूर्व को ईशान बोलते हैं, दक्षिण पूर्व को आग्नेय, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य। ये सब आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो भी हम इस पर चर्चा करेंगे। इसी प्लॉट में, इसी भूखंड में काले रंग से ग्रह भी लिखे हुए हैं। इन ग्रहों को यहाँ स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया और यहाँ ये क्या कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा विस्तार से क्लासेस में करेंगे। सूर्य देव पूर्व में विराजमान है, शनिदेव पश्चिम में, दक्षिण में मंगल, उत्तर में बुध, गुरु और केतु ईशान में, चंद्रमा वायव्य में, आग्नेय कोण में शुक्र और राहु नैऋत्य कोण में। इन सभी ग्रह यहाँ पर क्या कर रहे हैं और क्यों है, इस पर भी विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे, और उनका वास्तु से क्या लेना देना है, हम क्यों बात कर रहे हैं, इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ देखिए हरे रंग से 5 तत्व जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनकी बात की गई है। पृथ्वी तत्व उत्तर में है, दक्षिण में अग्नि तत्व है, पूर्व में जल तत्व, पश्चिम में वायु तत्व, और आकाश तत्व मध्य में सब जगह विराजमान है। ये सब तत्व ग्रह और
दिशाओं, इनका सबका क्या महत्व है, इनका तालमेल कैसे बनेगा, आने वाली क्लासेस में हम यही सीखने वाले हैं। हम पर, जीव पर वास्तु 3 स्तर पर अपना असर दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है। पहला शारीरिक स्तर है, दूसरा मानसिक और तीसरा आध्यात्मिक। यदि हम एक वास्तु सम्मत घर में निवास करते हैं या वहाँ काम करते हैं, या हमारी फैक्ट्री या हमारा ऑफिस या घर कुछ भी अगर एक वास्तु सम्मत स्थान पर है, तो हमारा जो शरीर है वो ठीक रहता है, निरोगी रहता है। वास्तु की इन क्लासेस में हम वास्तु के माध्यम से खास तौर पर हृदय रोग और डायबिटीज, इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि वो कौन सी स्थितियां हैं जिन स्थितियों में घर में 1 या 2 या अधिक भी डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं, हृदय रोगी हो सकते हैं, और शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध वास्तु के साथ कैसे है, इस पर चर्चा करेंगे। मानसिक स्तर, डिप्रेशन हो जाना या तेजी हो जाना या बहुत अधिक चंचल प्रवृत्ति होना, ये भी घर के वास्तु पर निर्भर करता है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है वास्तु में छोटे मोटे चेंजेस करने के बाद। मानसिक स्तर पर ये कैसे हम पर असर डालता है, इस पर भी चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। और ये है जहाँ शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर, यानी कि यदि आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचना संभव हो जाता है। आध्यात्मिकता में जो लोग पहुंच जाते हैं, जो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, उनका मानना है कि ये परमानंद की स्थिति होती है। आनंद तो हम अपने जीवन में भोग में, जो विषयों में और वस्तुओं में जो ढूंढते हैं, हमें लगता है बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन जो लोग उस स्तर पर पहुंच गए हैं, उनका ये कहना है कि वो तो कुछ भी नहीं है, ये परमानंद है। उस स्तर तक पहुंचने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत अच्छा है। ये कैसे अच्छा होगा और क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं वास्तु के माध्यम से, यह भी हम इस क्लास से सीखेंगे। इस क्लास में विशेष आकर्षण रहेंगे कुछ गृह वास्तु, रेजिडेंशियल वास्तु, व्यवसायिक कमर्शियल वास्तु यानी कि दुकान, रेस्टोरेंट, शोरूम, हॉस्पिटल, कुछ भी, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी है उसका वास्तु कैसे किया जाए, घर का रेजिडेंशियल वास्तु, फ्लैट्स का वास्तु, अलग अलग शेप्स के मकानों का वास्तु, कोई लंबा मकान है, कोई छोटा है, कोई अजीब शेप है, उनको भी कैसे डील करना है। वास्तु और बीमारियां यानी कि मेडिकल वास्तु, एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पिछले कुछ सालों में बड़ी चर्चित हो रही है, सफलतापूर्वक चल रही है, और उसकी रेमेडी के तौर पर हम वास्तु में क्या कर सकते हैं, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। वास्तु का संबंध मुहूर्त के साथ भी है। मुहूर्त यानी कि एक शुभ समय में शिलान्यास करना, शुभ समय में नींव बनाना, शुभ समय में घर की चौखट लगाना, घर में प्रवेश करना वगैरह वगैरह, इन सब पर भी यहाँ चर्चा होगी। आप ये सब करने में सक्षम रहेंगे। घरों में कुछ दोष होते हैं और उन दोषों का निवारण कम से कम तोड़ फोड़ के साथ, देखो तोड़ फोड़ नहीं होगी ये तो हो ही नहीं सकता, थोड़ी बहुत तो होगी, थोड़े बहुत चेंजेस तो करने ही होंगे जब हम रेमेडी ढूंढ रहे हैं, निवारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि 10-5 लाख का तोड़वा के ही मानेंगे, ऐसा नहीं है। जो आवश्यक है वो चेंजेस कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वास्तु प्रवीण 6 महीने का है, इसके बाद एग्ज़ाम होंगे, इसके बाद वास्तु आचार्य होगा 6 महीने का, फिर एग्ज़ाम होंगे, और इसके बाद यदि विद्यार्थी चाहें तो हम इसमें आगे रिसर्च की अवसर भी रोनी चैप्टर प्रदान करता है। हम ये सारा का सारा 1 साल का कोर्स जो है ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल के लिए हम रोनी चैप्टर में 1 साल के बाद में क्लासेस बना सकते हैं, बनाते रहे हैं। पिछले 1-2 सालों में ब्रेक हुआ और इस बार फिर जनवरी में बनाने का प्रयास रहेगा, और जब तक आपका कोर्स पूरा होगा तब तक ये चल रही होंगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अब तक बात की है, यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, फिर थोड़ा बहुत मैं और 2-4 बातें वास्तु पुरुष पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देके खुशी होगी। सर अगर ये क्लास ओनली संडे होगी या फिर रेगुलरली है, मतलब ये वीकली क्लास होती है जी। ऑनलाइन क्लासेस हम
शनिवार को शाम को 5 से 6 बजे तक करते हैं, और रविवार को ऑफलाइन होती है रोहिणी में। जो लोग दिल्ली में हैं या आसपास हैं वो आ सकते हैं, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। लगभग 20 एक क्लासेस होती हैं एक सेमेस्टर में। आवश्यकता पड़ती है तो हम अधिक क्लासेस भी कर लेते हैं। ओके सर, इसमें कमर्शियल रेजिडेंशियल सारे ही वास्तु आ जाएंगे, मतलब सारे इंक्लूडेड होंगे चैप्टर्स? जी, मैंने पहले ही निवेदन किया कि यहाँ जो वास्तु होगा वो वैदिक वास्तु होगा। टेप लगाना या वो क्या कहते हैं विंड चाइम और पिरामिड, ये सब भारतीय वैदिक वास्तु का हिस्सा नहीं है। जो हमारे ग्रंथों में जैसा वास्तु बताया गया है, बिल्कुल शास्त्रीय विधि से बताया जाएगा। तो जैसे इन फ्यूचर कोई फ्यूचर स्कोप अगर इसमें जाना चाहे तो इनफ है, मतलब 20 क्लासेस? हाँ, लोग 20 नहीं है जी, 40 हो जाएगी ना जी। 20 क्लासेस वास्तु प्रवीण की है, 20 वास्तु आचार्य की है। और मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर रहा कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप कोई बहुत बड़े वास्तुशास्त्री बन ही जाओगे। इस ज्ञान का कोई कैसे उपयोग करता है, ये उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है। कुछ लोग कम समझ पाते हैं, कुछ अधिक समझ पाते हैं, कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, ज्योतिष में भी करते हैं। वो पैसा कमाने के ढंग अलग अलग अपने अपने हो सकते हैं, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये पक्का है कि जितने भी यूट्यूब पे आप देख रहे हो वास्तु वाले, इन सबसे अधिक आता होगा आपको 1 वर्ष तक, ये गारंटी है। इन सबसे अधिक आता होगा। बाकी बातें बनाने का तो कोई मेरे पास इलाज है ही नहीं जी, वो तो राहु का काम है, वो बातें बढ़ा बढ़ा के करता है। उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। ओके ठीक है जी। जी, सर निसंकोच होकर सर पूछिए, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। सर जी जी सर जी इसमें बताइए। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी नहीं, होंगे? नहीं खास नहीं है जी। एक छोटी सी है, अभी दिखाता हूँ आपको, अभी आज ही। एक एक दो ना विषय है, उस पर चर्चा करते हैं। किसी ने अपना स्पीकर कर रखा है, शायद वही आवाज इको हो रही है। सर हाँ जी, मेरे एक सवाल था, निर्मल बोल रहा हूँ सर। हाँ एक मिनट, ये कैलकुलेशन वाली बात किसने पूछी थी? सर मैंने पूछी थी, सिमरन। नाम बताइए मैडम। सिमरन सिमरन जी। सिमरन। हाँ सिमरन जी, आप अभी रुकिए क्लास पे, मैं अभी 5-7 मिनट में एक विषय रख रहा हूँ, मैक्सिमम कैलकुलेशन वही होगी। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी सर। अभी 5-7 मिनट में रखता हूँ टॉपिक, वैसी ही होगी बस, इससे इससे भारी भरकम कुछ नहीं होगा। जी हाँ, अब बताइए सौरभ जी, आप बोल रहे थे ना? निर्मल बोल रहा था सर। हाँ जी, निर्मल जी बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता था, जैसे वास्तु और ये जो आपका ज्योतिष है, दोनों का कॉम्बिनेशन यदि आप इसको अपने शास्त्रों के हिसाब से यदि करना चाहे तो कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, या आप वास्तु तक ही मतलब, या दोनों को सेपरेट ही, दोनों को अलग अलग है, दोनों फील्ड अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मिलते जुलते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से। देखिए, तो जी वास्तुशास्त्र भारतीय ज्योतिष का अभिन्न अंग है। ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे के पूरक हैं, एक जी दूसरे को जी जी सपोर्ट करते हैं। तो वास्तु भी, जी जो लोग वास्तु सीखना चाहते हैं सीखिए, मगर ज्योतिष सीखोगे तो वो सोने पे सुहागा है। ज्योतिष और वास्तु दोनों एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध रखते हैं। जैसा कि मैं अभी बता भी रहा था और शायद बताऊंगा अभी, कि मान लीजिए ज्योतिष में के अनुसार आपकी कोई खराब दशा चल रही है, जिसके फल खराब है, तो उसकी रेमेडी अगर हम चाहें तो वास्तु के माध्यम से कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ कि वास्तु करने से उसके दोष पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उस कष्ट को सहने में आप सक्षम हो जाएंगे, ये पक्का है। वो जो आफत इतनी बड़ी है वो इतनी सी दिखाई देने लग जाएगी वास्तु की रेमेडी के अनुसार, क्योंकि कर्म सिद्धांत तो फेल हो ही नहीं सकता। जो आप बो के आए हो वो तो भुगतना ही पड़ेगा। उसका प्रकोप कम से कम हो जाए, उसके द्वारा आपको कम से कम कष्ट मिले, ऐसे उपाय किए जा सकते हैं और यही होते हैं। जितने दावे किए जाते हैं कि हम ये करते हैं, कुछ भी नहीं होता। जो लिखवा के आए हो वो तो है ही। कोई अगर आपका जन्म गरीब घर में हो गया है तो वो अमीर नहीं बन सकता, वो तो आपको अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमाओगे, अमीर बन जाओगे ना। और जिसको भाग्य से अमीर घर में जन्म मिल गया, वो उस सुख सुविधाओं को झेलता हुआ
अपना अच्छे से सुखी जीवन बिता पाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है। कार भी है, गाड़ियां भी है, मगर खुश नहीं हूं मैं, वो कहाँ से आएगी हैप्पीनेस? आज पहली कविता जो हमने पढ़ी वो हैप्पीनेस पर ही थी। ढूंढना तो जी सुख है, ढूंढनी तो खुशी है ना? सही बात है हाँ, तो सर। ज्योतिष और वास्तु मिल करके वो सुख ढूंढने का काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार ये बताया जा सकता है कि आप कैसे घर में निवास करते हो। कुंडली के माध्यम से बताया जा सकता है कि आपके घर में ये संभावित दोष हो सकते हैं, और आपके घर को देख कर कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट भी बताई जा सकती है। अब आप कहोगे, पूछोगे, उससे पहले ही मैं बता रहा हूँ, एक घर में तो 8 लोग या 7 लोग या 6 लोग निवास करते हैं, सबकी कुंडली कैसे मैच होगी? तो यहाँ निवेदन ही है, थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ मिल जाएगा। मुख्य रूप से कुंडली और घर का वास्तु मैच करेगा उस घर के मुखिया से, जो घर का अर्निंग मेंबर है या जो घर का बड़ा है मुखिया। ठीक है जी? जी हाँ जी, अब बताइए। सर न्यूमरोलॉजी का भी रोल बताइए सर, इसमें इसका कोई रिलेशन इनसे? नहीं नहीं, न्यूमरोलॉजी का कोई संबंध नहीं है, और जी आईकास न्यूमरोलॉजी को मान्यता भी नहीं देता जो न्यूमरोलॉजी चल रही है। भारतीय वैदिक अंक शास्त्र अवश्य ज्ञान है, मगर वो हम यहाँ नहीं पढ़ाते, उनको पढ़ भी नहीं पाओगे, वो घटी पल पर आधारित है। हाँ, एक अवकहड़ा चक्र आप लोग जानते होंगे, जो ज्योतिष जानते हैं, उसके माध्यम से हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, मगर जो न्यूमरोलॉजी आजकल फेमस है वो बिल्कुल भी वैदिक नहीं है, और आईकास सर। उसे मान्यता भी। यद्यपि हम भी अपने चैप्टर में करवाते हैं, मगर आईकास का वो ऑफिशियल कोर्स नहीं है, 6 महीने का कोर्स होता है, वो भी करवा देंगे जनवरी के 31 दिसंबर के बाद में एक डेमो करवा देंगे, लेकिन उसका वास्तु से कोई लेना देना खास नहीं है। सर पामोलॉजी का, आपके जो हस्तरेखा है उनका कोई पामिस्ट्री, कोरिलेशन इन सब? पामिस्ट्री देखो, हस्तरेखा विज्ञान सामुद्रिक शास्त्र है। अब आप देखो विषय परिवर्तन कर रहे हो, लेकिन चलो आपके प्रश्नों का उत्तर तो नहीं, दिया जाना कोरिलेशन चाहिए। पूछ रहा हूँ सर, कोई कोई रिलेशन मैं है या नहीं है, बस इतना सर। मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बताना ही पड़ेगा ना। तो ये एक सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र क्या होता है? जो आपकी बॉडी यानी कि आपकी शरीर के जो अंग हैं उन पर आधारित जो विज्ञान है वो सामुद्रिक शास्त्र है। आपका चेहरा, आपकी चिन्ह, आपकी माथे की रेखाएं, पाँव की रेखाएं, जी उनमें से ही शामिल है हाथ की रेखाएं। हाथ की रेखाएं आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, और हाथ की रेखाएं देखो, कोई व्यक्ति अगर आपका हाथ देख करके कोई प्रिडिक्शन कर रहा है कि आप धनी व्यक्ति हो, या आप में लीडरशिप क्वालिटीज है, मान लीजिए ऐसा बोलता है, तो ये योग आपकी जन्म कुंडली में भी दिखना चाहिए। और अगर वहां नहीं दिखता है तो या तो हस्तरेखा शास्त्र में गड़बड़ है, या ज्योतिष में गड़बड़ है, या उस बंदे में लोचा है कुछ, है ना? मतलब कुल मैच मिला तो के करना है चाहिए। कि भी। घटना तो वही है ना, जीवन तो आपका हाँ है, जी सर। वेरीफाई आप करोगे। तो मतलब ये है कि सर यदि ज्योतिष शास्त्र ही कर ले तो इसको आपको हस्तरेखा का मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, इसमें पूरा आपका कवर हो जाता देखो, है। एक तो मैं बताओ, देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, मुझे किसी ने कहा भी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। मैं कहा ये ज्योतिष में जब घुस जाओगे ना तो ये जाल है, एक शिकंजा है, इसमें घुस जाओगे फिर सब कुछ सीखना, मतलब जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी। तो जिज्ञासा मैं वो हाँ, मैं अपना भी एक्चुअली बताया बढ़ था रही मैंने। है, बढ़ मैं इसलिए रही। हस्तरेखा हाँ सीखने के जी लिए गया था, जी और हस्तरेखा नहीं सीखी, ज्योतिष सीखने लगा, और जी। वास्तु हस्तरेखा सब सीख लिया। तो सीखो, किसमें सीखने की में क्या दिक्कत है? अरे ये क्या हो रहा है? टेलीकास्ट आ गया सर कहीं से। देवेंद्र जी आपका माइक म्यूट कीजिए, मिस्टर देवेंद्र जैन। लेके आ जाता हूँ बाहर, उसके बाद गाड़ी के अंदर थैली को डाल देता हूँ। यहाँ पे सारे खोती का यही हाल है, सैलरी आते हैं सबसे पहले इनको परफ्यूम खरीदना देवेंद्र रहता जैन है, जी आपका पहुंचने माइक के म्यूट बाद कीजिए। सामान को निकाल कर दिया, मैंने कर दिया। जी ये तो सर कोई ऐसे लगे पुलिस वाले बोल रहे हैं। हाँ मैं जी। इस मैं जैसे मेरे को थोड़ी सी इसलिए ज्यादा उत्सुकता हो रही है ये सब चीजें, क्वेश्चन सवाल जवाब करने के सर। मैं इसको मतलब एज ए पार्ट टाइम वाला नहीं, मैं फुल टाइम इसको बड़ा सीरियस नोट पे, जिस तरह मैंने स्पोर्ट्स किया, मैंने बहुत यंग एज से 12 साल की उम्र से मैंने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट की थी। राइट नाउ 44 साल उम्र हो गई है, मैं अभी तक भी मतलब सारा कुछ कर रहा हूँ। जी, तो कोई दिक्कत वो नहीं है, कर करते सकते हुए हो। मतलब एक देखो, पहली बात तो ये कि आप ठीक जगह पर पहुंच चुके हो। वो ही कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ यहाँ कोई कॉस्ट ज्यादा नहीं है इससे, जी मतलब
कुछ लोग ना हमारे ग्रुप को सिर्फ इसलिए भी ज्वाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स की तलाश में, और मैं उन लोगों को रिमूव नहीं करता, क्योंकि हमारा किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है। हमने 6,000 पर सेमेस्टर पढ़ाना है, कोई पढ़ा ही नहीं सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता। सर तो सारे के सारे विद्वान है, 15 विद्वानों की टीम है मेरे पास, मैं 15 पिछले विद्वान है हम लोग, जी और जी इसलिए जी हमें कोई डर नहीं है। आप ठीक जगह पे पहुंच चुके हो, अभी आपकी क्षमता है कि आप क्या क्या सीखना चाहते हो, एक एक करके सीख सकते हो, सब चीजें सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन है, हस्तरेखा, वास्तु और ज्योतिष, तीनों करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके करना, मगर इकट्ठा फिर करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। जब किताबें भी लोग खरीदते होते हैं ना, मैं देखता हूँ जब हमारे प्रोग्राम होते हैं तो हमारे विद्यार्थी 10-10 किताबें खरीद लेते हैं, तो मैं उन्हें रोकता हूँ, मैं 10 किताब खरीदोगे तो एक भी नहीं पढ़ोगे, केवल एक या दो सही बात ले जाओ, जब ये पढ़ लो फिर दूसरी पढ़ना, क्योंकि घर में रद्दी का ढेर इकट्ठा हो जाएगा, करोगे क्या। एक एक जी करके ले जी जाओ, उसको बारी बारी पढ़ो। ऐसे ही सीखना है। अभी एक या अधिकतम 2 चीजों में लगो, उससे अधिक नहीं जाना चाहिए, सर मतलब सारा फोकस उसी पर की। पिछले 6 महीने से यही कंटिन्यू फाइट चल रही थी, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बिल्कुल, मैं एक आंखें बंद करके शुरू कर दो, जी बिल्कुल जी ठीक जगह पर पहुंच गए हो। यहाँ एज ए कोई टीचर डकैती नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, सर हिडन कॉस्ट भी नहीं है, सर डकैत भी समझ सिर्फ में आया, फीस देनी लेकिन है, जी फीस जी देनी है और किताबें खरीदनी है, और कुछ नहीं करना। बाकी जब सर भी चैप्टर में आओगे हम चाय भी पिलाएंगे, समोसा भी खिलाएंगे। हाँ जी, देवेंद्र बहुत कुमार जैन जी, जी देवेंद्र सर, जैन जी, थैंक यू सर। देवेंद्र जैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे ये पूछ रहा था कि ये वास्तु प्रवीण और ज्योतिष प्रवीण एक साथ हो सकता? एक साथ हो सकता है जी। देवेंद्र जैन जी, आप वही हैं जैन साहब जिनको मैं जानता हूँ, हाँ कस्तूरबा वही। गांधी मार्ग वाले। हाँ वही। अरे सर जी, क्या कर रहे हो? मानो शुरू हाँ से जी, चल रहा है यात्रा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, अब कर अब सकते हो ये जी। ज्योतिष पढ़ने का अरे इधर जैन मूड साहब, बनाया आप तो हुआ है खुद थोड़ा सा। पढ़ा दो हमारे को। आ, आप पहले तो से खुद पढ़ा दो हमारे को। पहले करता भी था, आपका अब नंबर इन इसको कम सबको कर देने दिया। वाला हूँ मैं अभी। जैन साहब, अभी आपका नंबर इन सबको देने वाला हूँ, किताबें तो आप ही दोगे इनको। चलिए, ये बुक सेलर है जी, जैन साहब, पता नहीं क्यों आ गए थे। चलिए, हाँ जी, और बताइए। हाँ जी, किसका प्रश्न है? मैं दोबारा शुरू करूं? अगर आप लोगों की रुचि हो तो मैं इसी विषय को 10-5 मिनट और चला सकता हूँ। कोई प्रश्न तो नहीं है ना? सर एक चलिए, मेरा मैं क्वेश्चन है। जी, नहीं जी सर, बोलिए जी। सर हम्म। आप तो मतलब बहुत क्लासेस लेते हैं, तो हमारे एज ए शिष्य, और क्योंकि मतलब ठीक है, यूट्यूब नॉलेज कोई नॉलेज नहीं होती, ज्योतिष भी बड़ा सीखना और आना, और वो परमात्मा की कृपा भी होती है, गुरुओं की कृपा भी होती है। बिल्कुल जी। तो आपके हिसाब से क्या क्वालिटी हमारे लिए, तो क्या आपकी जो क्वालिटीज भी होनी आप चाहिए? क्लास लें और उसके बाद हम क्या प्रयास, हाँ, ताकि एक जब क्लास एस्ट्रोलॉजर जब बने तो उसमें। देखो, महर्षि पराशर ने ना, जब वेद पराशर हो रहा शास्त्र में, उनका शिष्य था मैत्रेय। उसने उसको सबसे पहले यही कहा था, गणितेशु प्रवीणो। पता, कुछ 15-20 गुण बताए हैं एक ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, हस्तरेखा शास्त्री मनुष्य। हम जब क्लास शुरू करेंगे तो पहली क्लास में इसी पर डिस्कस करेंगे कि एक व्यक्ति को ज्योतिषी बनने के लिए उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। यह बात 30-40 मिनट तक चल सकती है, तो तभी करेंगे जी इसको। बस अब ठीक है सर। आपको देखो, यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, आपने कर दिया तो। आपको लगता है कि ज्योतिष को आप या वास्तु को आपने चुना है, जबकि ये सच नहीं है। इस विद्या ने आपको चुना है। यहाँ हमको लोग 100-150 लोग कॉल करते हैं, ये जो ग्रुप है इसमें भी इतने लोग होंगे, क्लास में आप देखिए 15 लोग ही हैं, और जब एडमिशन होगा तो हो सकता है इसमें से 4 या 5 लें, और जो बाकी जो 15-20 लेंगे उन्होंने ये सेशन अटेंड ही ना किया हो। तो यानी कि विद्या भी आपका चुनाव हाँ जी। करती है, केवल आप विद्या का चुनाव नहीं करते, हाँ वो भी आपको सेलेक्ट करती है कहीं ना कहीं। उसका भी वो कहते हैं, नौकरी से पहले क्या होता है, इंटरव्यू। हाँ, वो उसका भी एक इंटरव्यू होता हाँ। है, वो भी पसंद करती है आपको। मेरा तो यही मानना है, बाकी प्रभु इच्छा। तो ठीक है, धन्यवाद सर, हाँ धन्यवाद समझ। जी जी, मैं शुरू करूँगी थोड़ा सा और, क्योंकि दोबारा हम शायद ये
वास्तु की हम और नहीं कर पाएंगे। चलिए, दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है स्क्रीन? दिखाई दे रही है सर? जी सर, जी चले सर? हैं जी? हाँ जी, हाँ जी जी सर, सर, जी दिख रही सर, ओके। दिख रही है ये सामने आप जो एक चित्र देख रहे हैं, एक प्लॉट है, एक भूखंड का चित्र है। इसमें सभी दिशाएं लिखी हुई हैं और इसमें आप देखिए जो एक आकृति बनी हुई है, पुरुष की आकृति, ये वास्तु पुरुष का चित्र है। वास्तु पुरुष की कथा भी डिटेल में हम क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। भगवान शंकर का एक राक्षस के साथ में युद्ध होता है और राक्षस मारे जाने पर भी मरता नहीं है। उसको ब्रह्मा जी से वरदान होता है कि वो जिसको चाहे खा सकता है, वो सब कुछ खाने लगता है। खाते खाते वो भगवान विष्णु पर भी हाथ डालता है तो सभी त्रस्त हो जाते हैं। तो भगवान शंकर स्वयं युद्ध करने के लिए आते हैं, उसके साथ युद्ध करते हैं, मगर उनके पशुपतास्त्र, उनका भगवान शंकर का अस्त्र है, शिव का, उससे भी ये राक्षस मरता नहीं है, लहूलुहान होता है। लहूलुहान होकर के जमीन पर गिर जाता है। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को आदेश देते हैं कि इसके ऊपर चढ़ जाओ, ये उठ नहीं पाएगा। ये औंधे मुंह गिरा होता है, सभी देवता इसके ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। गिनती में 45 देवता हैं। ये कहानी है, कथा है, जो भी है, इसको रिलेट हम वास्तु के साथ अवश्य करते हैं। इसके अर्थ हैं, हम शायद, मुझे लगता है कि श्रुति और स्मृति, अगर आप लोगों को पता हो तो एक ना, पहले ज्ञान श्रुति और स्मृति के माध्यम से दिया था। श्रुति यानी कि सुनना और स्मृति याद रखना। गुरु अपने शिष्य को, शिष्य अपने शिष्य को, पिता पुत्र को, पुत्र अपने पुत्र को ज्ञान का ट्रांसफर करता था, कागज पर नहीं लिखा जाता था। तो बुद्धि धीरे धीरे जितनी तीक्ष्ण पहले थी उतनी रही धीरे धीरे बुद्धि का जो पैनापन है वो समाप्त होता। आज भी देखो ना, मैं लगभग 63 वर्ष का हूँ, तो जब मैं आज से 15 साल पहले, मुझे अपने सर्कल के लगभग सभी लोगों के फ़ोन नंबर याद थे, मोबाइल नंबर भी और फ़ोन लैंडलाइन अलग ही। और आज शायद मुझे अपने घर के सदस्यों के फ़ोन नंबर भी याद नहीं है। ये क्या है जी? हम निर्भर करके ना अन्य चीज़ों पर। तो ऐसे ही जब बुद्धि का ह्रास होता है तो स्मृति और श्रुति का स्वरूप बदला और उसको कथा कहानियों के माध्यम से समझाया जाने लगा। तो जितनी भी कथाएं आप सुनते हो भागवत में या मंदिरों में कहीं भी, उनका संबंध कहीं ना कहीं कुछ प्रकृति के विशेष नियमों के साथ होता है। तो क्योंकि जो सुना रहा होता है उसको ही नहीं पता होता, तो बता नहीं पाता, ढूंढने पर मिल जाएगा। इस कथा का भी कहीं ना कोई संबंध वास्तु के साथ अवश्य है, इसीलिए इसको यहाँ मैंने चर्चा की है। यहाँ अंधकासुर यानी कि जो राक्षस है, उसको अंधकार या ज्ञान के रूप में लेना चाहिए। भगवान शिव सूर्य या ज्ञान के प्रतीक है, जो उस अंधकासुर के शरीर से, क्योंकि मैंने कहानी शॉर्ट में सुनाई, तो पसीने की बूंदों का भी जिक्र है उसमें। उसके पसीने की बूंदें जो नीचे गिरती हैं वो सूर्य से आने वाली रश्मियां हैं जो पृथ्वी पर आकर अंधकार को दूर करती हैं। देवी देवता सूर्यों से प्राप्त एनर्जी या ऊर्जा और बल है। तो ये 45 के 45 देवताओं की सबकी कहानी सुनाऊंगा। हर कहानी का वास्तु पुरुष के किस अंग से क्या संबंध है। अब देखो, हमने इसको प्लॉट को 81 स्क्वायर से बांटा हुआ है। ये टोटल 81 स्क्वायर्स है। इसके ऊपर ये वास्तु पुरुष का चित्र बना हुआ है और हर स्क्वायर पर वास्तु पुरुष का कोई ना कोई अंग अवश्य आ रहा है। अब उसके अनुसार वो कार्य करता है। हर स्क्वायर पर एक देवता है। ये 81 स्क्वायर्स है, देवता 45 है। कुछ देवताओं को 2 घर, कुछ को 3, किसी को 9 भी मिले हुए हैं। इन सब 9 घर मिले हुए हैं ब्रह्मा को, बीचों में, जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। एक एक स्क्वायर पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये आपको स्पष्ट करता जाएगा कि प्लॉट के किस क्षेत्र में कौन सी एक्टिविटी की जानी चाहिए। जैसे एक कॉमन सी चीज है कि व्यक्ति का घर में किचन कहाँ होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में होनी चाहिए ना, पता है, सबको पता है। तो अभी उत्तर दो भाई, किचन कहाँ होनी चाहिए? अब क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए ये बताएंगे, क्यों नहीं होनी चाहिए ये भी बताएंगे, और किचन यहाँ ना होकर कहीं और है तो उसके क्या लाभ है और क्या हानि है, दोनों पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही बेडरूम को, ऐसे ही आपके डाइनिंग टेबल को, ऐसे बच्चों के सोने का कमरा, आपके सब पर
सब चारों तो घुमा के उस पर हम चर्चा करेंगे। देवताओं के साथ उनका संबंध क्या है और उन देवताओं से संबंधित क्या कहानी है, आप देखेंगे कि आपको बड़ी जल्दी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये भी हम करेंगे। ठीक है, एक और करें, टाइम कितना हुआ देखो, है भी समय, थोड़ी देर हो गई। हर प्लॉट में कुछ मर्मस्थल या संवेदनशील बिंदु होते हैं हर प्लॉट में। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो वास्तु पुरुष है इसका चेहरा, अच्छा किसी को अगर मारना हो तो उसके संवेदनशील अंग कौन कौन से हो सकते हैं आपके अनुसार? किसी को अगर मारना हो, कष्ट पहुंचाना हो, तो किसी के चेहरे पर मुक्का मारो, हृदय पर प्रहार करो, नाभि पर चाकू घुसा दो, सिर फोड़ दो, है ना, दायां वक्ष बायां वक्ष, ये वो नाजुक स्थान है हमारे शरीर के जहाँ पर प्रहार करने से सर्वाधिक हानि हो सकती है। तो ऐसे ही वास्तु पुरुष को आप ये मान के चलिए कि आपके घर में ये विराजमान है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, मगर इन अंगों पर यदि आप प्रहार करोगे, ये जो उसको ब्रह्म स्थल वाला है, यहाँ पर अगर आप बीम बना दोगे या पिलर खड़ा कर दोगे, है ना, तो इसको कष्ट होगा, इसको कष्ट होगा, तो जो घर में रह रहा है उसको भी वही कष्ट होगा, ऐसा माना जाता है। इसीलिए ये जो कुछ मर्म स्थल है, जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये कैसे रखेंगे और वो कहाँ पढ़ेंगे, इस पर क्लासेस में हम चर्चा करेंगे। एक कैलकुलेशन की बात किसी ने की थी, एक बड़ा पुराना सिस्टम था, लोग अभी भी करते हैं, कि कोई शहर आपके लिए रहने के लिए अनुकूल है या नहीं। तो इसको काकड़ी विचार बोलते हैं। किसी जमाने में बहुत किया जाता था, अब भी लोग करते हैं, जो लोग वैदिक वास्तु का पालन करते हैं वो इसका मानते हैं। मगर मेरा अनुरोध ये है कि फिलहाल कोई वहम मत पाल लेना, मैं बता रहा हूँ ये क्लास के अंदर, क्योंकि इसके बाद कुछ और विधियाँ भी हैं जिनको अप्लाई किया जा सकता है, मगर आज केवल ये बता रहा हूँ। अपने नाम का वर्ग अक्षर ढूंढिए। जैसे यहाँ पे निर्मल जी हैं, निर्मल जी आपका शब्द ना से शुरू हो रहा है, तो ना के लिए कौन सा अंक है निर्मल जी? सर ना, एक मिनट तो देख के बता दो सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 5 नंबर। 5 नंबर। प्रियंका जी नंबर। हैं इस क्लास में। प्रियंका जी आपका क्या नंबर पड़ेगा? प्रियंका जी हैं क्लास में? सर 6 हाँ ठीक है। नारंग जी हैं, आपका क्या नाम है? नहीं नारंग जी का क्या? 8 नंबर पड़ेगा। श्याम नारंग जी 8। इसलिए अब मेरे को बाकी नाम याद नहीं है। देखो आप सब अपने अपने नाम से, किसी का नाम SN से SN, अच्छा तो श्याम नारंग जी हो गए। और लोग कौन है अपने? जैसे मेरा नाम दिनेश है, तो मेरा क्या नंबर होगा? 5 सर। 5। ठीक है। 5। चलो अब करना क्या है, अच्छा आप किस शहर में रहते हैं उसको भी अंक देखना पड़ेगा। अब जैसे दिल्ली में रहते हैं हम, तो दिल्ली का अंक क्या है? दिल्ली का अंक बताइए। 5। ठीक है। गुरुग्राम का 2। और पानीपत का 6। बस हमने अपने नाम के पहले अक्षर से अंक देखना है, और जिस शहर में रहते हैं या रहना चाहते हैं या शिफ्ट करने वाले हैं, उस शहर के नाम का पहला अक्षर का अंक देखना क्या। ये देखने के बाद में अगला स्टेप है कि इनकी कांकड़ी निकालनी है। अब देखो मान लीजिए अमर सिंह के लिए कौन सा शहर शुभ है, गुड़गांव या दिल्ली? तो अमर सिंह का नंबर पहला है, अ का नंबर क्या है? 1। ठीक है ना, एक ही है ना, देखिए अ 1, और 1 को 2 से गुणा करना, डबल कर देना उसको। अमर सिंह दिल्ली के लिए तो 1 को 2 से गुणा करो 2, और प्लस जहाँ शहर है, शहर क्या है? दिल्ली। दिल्ली की कांकड़ी क्या है जी? 5 5 है सर। 5। 1 गुणा 2 2, 2 जमा 5 7। 7 को 8 से भाग कर दीजिए, और जो शून्य जो शेष बचा है वो देख लीजिए क्या शेष बचा है। 7 ही बचा ना, 7 को रख के 8 से डिवाइड करोगे तो
7 बचा। ऐसे ही दिल्ली की, अब रिवर्स करेंगे इसको। अमर सिंह दिल्ली में रहना चाहते हैं, अब अमर सिंह की काकड़ी 7 आ गई। अब दिल्ली में रहना चाहते हैं, दिल्ली का क्या है 5, 5 गुणा 2 10, और अमर सिंह का 1, 10 जमा 1 11, 11 को 8 से भाग कर लीजिए तो 3 बैलेंस बच जाएगा। तो ये दिल्ली की काकड़ी 3 है और अमर सिंह की 7 है। या दिल्ली की काकड़ी अमर सिंह की काकड़ी से कम है, तो दिल्ली की कम है, अमर सिंह की ज्यादा है, तो अमर सिंह के लिए दिल्ली शहर शुभ नहीं है। ठीक है, अब यही गुड़गांव के लिए भी चेक कर सकते हो, क्या अमर सिंह गुड़गांव में रह सकता है ना? एक बात पूछनी थी, जी, जब आपने वो डिवीजन करा तो 0 कैसे आया? 0 और आप शेष आप 7 आप आप ये डिवाइड नहीं करो, समझ आया। 7 को 8 से डिवाइड करो, नहीं होगा। तो सिंपल मैथड नहीं होगा ना, तो 7 ही बच गया ना फिर। हम्म, अच्छा, ओके। इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे, आप सभी की कांकड़ी निकाल के बताएंगे। ऐसे ही गुड़गांव की भी निकाल सकते हैं, तो गुड़गांव की कांकड़ी कम आएगी, अमर सिंह की ज़्यादा आएगी, इसलिए गुड़गांव अमर सिंह के लिए शुभ है। तो आप सभी इसको क्लिक करना चाहो तो क्लिक कर लो, और अपनी अपनी निकाल के चेक कर सकते हो। फार्मूला आपको बता दिया, आप क्लिक करना चाहते हो कर सकते हो। एक मज़ेदार चीज़ रहेगी करना। ऐसे ही 1-2 चीज़ें और भी है। अभी कैलकुलेशन की बात जिसने की थी, यही कैलकुलेशन है जी, इससे अधिक नहीं है। ठीक है, जमा गुणा भाग, इससे ऊपर कुछ नहीं। ये हमारी सर पाठ्य अगर पुस्तक है जी। सर ये इसका हमारी पता कैसे चलेगा किस जगह उसमें जी शुभ है या नहीं, मतलब नंबर जो शेष बच रहे हैं, तो हाँ, वो तो पता दोनों को कैसे मैं, चलेगा? शहर की कांकड़ी अलग निकलेगी, व्यक्ति की अलग निकलेगी, और व्यक्ति की कांकड़ी शहर से अधिक होनी चाहिए। सर अच्छा, अगर तो वो शहर अशुभ है तो शहर छोड़ देना चाहिए। जी नहीं, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि कोई किसी किस्म का वहम मत पाल लेना। क्या करना चाहिए ये क्लास में बताएंगे। अभी एक कैलकुलेशन और भी है, तब करेंगे, फिर फैसला करना कि क्या करना है। कोई भी एक योग देख करके हम किसी के जीवन का फैसला नहीं कर सकते। किसी के कुंडली में या किसी के हाथ में या किसी घर में कोई छोटा मोटा दोष है भी तो उसको रिपेयर करने की कोशिश की जाती है, शहर छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता जी। हम ऐसी राय कभी भी नहीं देते। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है कि मैं चंडीगढ़ ट्रांसफ़र लूँ या गुड़गांव लूँ या पूना में लूँ, तो तब ये आपके काम आ सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक है, वास्तु चिंतामणि नाम है इसका। आईकास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुरुदेव आर्यभूषण शुक्ला जी के लेक्चर्स पर आधारित, और जितने मैंने ग्रंथों के नाम लिए थे उन पर आधारित। इसमें आपको गीता और रामचरितमानस के रेफरेंसेस मिल जाएंगे, माया मतम श्री विश्वकर्मा प्रकाश के रेफरेंसेस मिल जाएंगे, नारद पुराण, इन सबको मिलाकर के पुस्तक बनाई गई है। हमारी पाठ्य पुस्तक यही है, कोर्स की बुक यही है, इसी पर हम चलेंगे पूरा 1 साल। और ये मेरा नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप लोग संपर्क करना चाहें, कोई बात करना चाहें तो सभी का हार्दिक स्वागत है। और यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और अब जो प्रश्न रह गए हैं उस पर बात की जा सकती है। किसी ने कुछ पूछा है? क्या पूछा है चैट में? दीपांशु जी का प्रश्न है सर एक। हाँ जी बताइए। मिस्टर दीपांशु का। हाँ जी दीपांशु जी बताइए। ज्योतिष प्रवीण की क्लास कब से शुरू होगी, रेगुलर आफ्टर फीस सबमिशन? हमारे सभी कोर्सेज के लिए एडमिशन अभी चालू हैं, चल रहे हैं, और क्लासेस हम ऑनलाइन क्लासेस 10 जनवरी से आरंभ करेंगे और ऑफलाइन क्लासेस 11 जनवरी से। इस कोर्स की जो फीस है बता रहा हूँ, इस कोर्स की फीस जो है वो 6,000 रुपये है एक सेमेस्टर की, और 1,000 रुपये लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है। जिनके पास है बहुत बढ़िया, जिनके पास नहीं है उसको ये लेनी पड़ेगी। और 800 रुपये एग्जामिनेशन फीस है जो वास्तु प्रवीण के लिए। तो टोटल 7,800 रुपये देने हैं, और किताब खरीदनी है और क्लासेस ज्वाइन करनी है।
और जिनके पास मेंबरशिप ऑलरेडी है उन 1000 रुपये लेस कर ले, उनको 6800 देने। ठीक है जी। सर जो क्लास होगी ये 9 से 10 होगी ना, क्योंकि वैदिक की क्लास। जी हाँ, ऑफलाइन में हम 9 बजे से 10 बजे तक हस्तरेखा और वास्तु की क्लास चलाते हैं अलग अलग रूप में, और 10 बजे से 2 सवा 2 बजे तक ज्योतिष की क्लासेस चलती है। वो तो पता है। ऐसे ही सैटरडे संडे को भी हमारी ज्योतिष की क्लासेस चलती हैं 6 से 8 साढ़े 8 बजे तक, लेकिन 5 से 6 हम लोग ये वास्तु की क्लास रखते हैं। और ऐसे ही कोई एडमिशन ऑनलाइन ले या ऑफलाइन, एग्जाम सभी के ऑफलाइन ही होंगे, ये एक नियम है। तो जैसे ज्योतिष प्रवीण में हमारी 4 क्लासेस होती है, 5 हाँ 5 होती है जी, 5। हाँ जी। तो वैसे वास्तु में कैसे चलेगा? एक ही क्लास होगी? एक ही क्लास में हो जाता है जी, हो जाएगा। सिलेबस ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है वो ना। मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, अब आप अपने प्रश्न का संबंध जोड़ना है इससे। मैंने किसी व्यक्ति से ऐसे ही डेमो क्लास में, अब तो पूछना ही बंद कर दिया जब से ऐसा उत्तर मिला, तो मैंने पूछा भाई वास्तु क्यों सीखना चाहते हो? बैकग्राउंड चेक करके नहीं, एक्चुअली कहाँ से आ रहा है व्यक्ति, पूछ लिया अभी आप वास्तु क्यों सीखना चाहते हो? कहते जी ज्योतिष में फीस मिलती है 2100, 3100, 5100, और वास्तु में फीस मिलती है 1,00,000 रुपए, 50,000 रुपए। तो मैंने ये प्रश्न तब से पूछना बंद कर दिया। तो आपके प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न में है जी। हाँ जी, और कोई प्रश्न? देखो रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। चलिए कोई बात करें तो कीजिए, नहीं तो फिर इसको बंद करते हैं आज। कोई किसी का प्रश्न है? ज्योतिष कल डेमो रहेगा। कल एक डेमो रहेगी हमारी ज्योतिष पर जी सर। हाँ ज्योतिष पर। हाँ ज्योतिष